हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंघई आप सभी का स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। और आज इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट किया था और उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई नेशनलिज्म होता क्या है, नेशन होता क्या है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में कब और कैसे इमर्ज हुई। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है, तो ऐसा ही एक इवेंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहला क्लियर कट एक्सप्रेशन जो हमें मिलता है नेशनलिज्म का यूरोप में, वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाई कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, दिस वाज द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कब हुआ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1789 में हम ये पढ़ चुके हैं। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और ये पहला क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का यूरोप में। ठीक है, और जैसे कि हमें याद है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस एक फुल फ्लेजेड टेरिटोरियल स्टेट था जहां पर एक मोनार्क रूल किया करता था। ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी यहाँ पर। ठीक, अब जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पर रूल चेंज हो गया। किसका रूल आया भाई? फिर हमने देखा कि एक नेशनल असेंबली फॉर्म हो चुकी है। उस नेशनल असेंबली ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन क्या सिर्फ नेशनल असेंबली के रूल इस्टेब्लिश हो जाने से लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई? बिल्कुल नहीं। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि लोगों में ये नेशनलिज्म की फीलिंग हमेशा से नहीं थी। ये नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में फॉर्ज की गई है। किसने फॉर्ज की? थ्रू द एक्शंस ऑफ आवर लीडर्स एंड थ्रू द एक्शंस ऑफ कॉमन सिटीजन्स। उन्होंने जो एक्शंस लिए, उन्होंने जो काम किया, उसके कारण लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो वैसे ही ये जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, इस नेशनल असेंबली ने भी बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जिसके कारण फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्लियर हो गई इससे, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई अब ये जो नेशन है ना, नेशन, ये सिर्फ वहाँ के रूलर्स फॉर्म नहीं करेंगे। नेशन कौन फॉर्म करेगा? वहाँ के लोग, है ना। तो रेवोल्यूशन ने क्या प्रोक्लेम किया भाई? यहाँ पर हमको क्या यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है? रेवोल्यूशन ने क्या प्रोक्लेम किया कि इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ से देखो बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि अब मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है। क्यों कह रहे हैं डेमोक्रेसी? क्योंकि नेशनल असेंबली एक इलेक्टेड असेंबली थी, है ना। तो इसीलिए तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए। इन पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में हमें क्या देखा? हमने क्या देखा? सोवरेनिटी जो थी, सोवरेनिटी मतलब क्या होता है यहाँ पर? डिसीजन मेकिंग पावर। ये जो सोवरेनिटी जो थी, ये मोनार्की से ट्रांसफर हो गई किसको? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, जिसे हमने क्या कहा? नेशनल असेंबली। ठीक है, तो नेशनल असेंबली को पावर मिल गई है, मोनार्की खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी है, और यहाँ से रेवोल्यूशन ने ये प्रोक्लेम कर लिया कि नेशन का फॉर्मेशन कौन करता है? वहाँ के लोग, और उसकी डेस्टिनी भी कौन शेप करता है? वहाँ के लोग। ठीक है, पीपल। ये लोग जो हैं, लोग, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, ये नेशन बनाते हैं, और उस नेशन का भविष्य क्या होगा, उसकी डेस्टिनी क्या होगी, ये लोग डिसाइड करते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है। डेमोक्रेसी में हर जगह यही चीज़ है। हम हिस्ट्री ज़रूर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है भाई कि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? हमारा पार्टिसिपेशन कितना है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो डेमोक्रेसी कितनी अच्छी होगी। जितना ज़्यादा हमारा पार्टिसिपेशन होगा, उतनी अच्छी वो डेमोक्रेसी होती है। वही चीज़ तो यहाँ पर बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट शब्दों में बोल रहे हैं कि लोग ही हैं जो नेशन फॉर्म करेंगे और उसकी डेस्टिनी शेप करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी क्लियरली समझ में आ रही है हमको वही चीज़ जो हमने पॉलिटिक्स में पढ़ी।
पॉलिटिक्स में भी हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, तो भैया ये चीज़ क्लियर हो गई कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने ये देखा कि लोग अब नेशन फॉर्म करने लगे हैं और उसकी डेस्टिनी शेप करने लगे। लेकिन ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये अपने आप नहीं आई लोगों में। फ्रांस के लोगों में भी ये नेशनलिज्म की फीलिंग फॉर्ज की गई, लाई गई है। कैसे? थ्रू द एक्शंस ऑफ देयर लीडर्स एंड कॉमन सिटीजन्स। अब कौन से लोगों ने एक्शंस लिए भाई? नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली ने मेनली एक्शंस लिए, है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई उसने बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए। क्या मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जिससे कि ये फ्रांस जो है एक नेशन बना। देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें फ्रांस में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल चेंजेस देखने मिलते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड। तो रेवोल्यूशन ने क्या प्रोक्लेम किया भैया कि नेशन कौन बनाएगा, लोग, और उसकी डेस्टिनी कौन शेप करेंगे, लोग। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, 5 मार्क्स में भी आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। देखो रेवोल्यूशनरीज ने, क्योंकि वो नेशनल असेंबली फॉर्म की थी ना, इसलिए हमने कहा रेवोल्यूशनरीज, है ना। व्हाट वर द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ, ये ध्यान रखना, क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच सिटीजन्स। यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब आपको वो मेजर्स और प्रैक्टिसेस बताने, बहुत सारी चीजें करी इन्होंने जिससे लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की फीलिंग क्रिएट हो सके। ये जो कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्ज करना आसान नहीं था, लेकिन नेशनल असेंबली ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और ये काम उन्होंने बखूबी किया। लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कॉमन आइडेंटिटी की फीलिंग उनके अंदर डेवलप हुई। कैसे हुई डेवलप, क्या क्या मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लिए? सबसे पहली चीज उन्होंने क्या की, 2 चीजें अडॉप्ट करी, कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ला सिटोइन। ला पात्री मीन्स द फादरलैंड, हमारी पितृभूमि, एंड ला सिटोइन मीन्स द सिटीजन। इसका यूज क्यों कर रहे हैं? इक्वेलिटी लाने के लिए। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सभी फ्रांस के सिटीजन्स हैं। इक्वेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय, लोगों को इक्वेलिटी मिल जाए मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, है ना। तो इक्वेलिटी लाने के लिए भी ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट था ला सिटोइन, ये इन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है। अब इससे हम क्या इससे हम क्या बता सकते हैं कि भैया लोग क्या सोच रहे हैं, ये क्यों अडॉप्ट किए हैं, क्यों अडॉप्ट किए ये इन्होंने, क्या इससे लोग क्या सोचकर ये अडॉप्ट किए। इन्होंने कहा कि यदि हम ला पात्री और ला सिटोइन के कॉन्सेप्ट लाएंगे तो लोगों के दिमाग में एक नोशन क्रिएट होगा। नोशन मतलब क्या, एक सोच, एक तरीके की। किस तरीके का नोशन क्रिएट होगा, क्या सोच डेवलप होगी लोगों के दिमाग में कि वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी में रह रहे हैं जहां पर वो इक्वल राइट्स एंजॉय करते हैं अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज उनके दिमाग में आएगी यदि ला पात्री एंड ला सिटोइन के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। तो यही सोचकर नेशनल असेंबली ने ला पात्री एंड ला सिटोइन का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज आ जाए कि वो एक यूनाइटेड कम्युनिटी में रह रहे हैं जहां पर उनके पास इक्वल राइट्स हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एक पहली चीज थी। और भी बहुत सारे मेजर्स लिए। शहीदों को श्रद्धांजलि देना, मीन्स द मार्टायर्स वर कमेमोरेटेड। ठीक है, नेशनल असेंबली अब इलेक्टेड है ना। ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया, न्यू सॉन्ग्स एंड हिम्स इंट्रोड्यूस किए गए, लिखे गए, है ना। तो देखो क्या क्या, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर, है ना। कौन से 3 कलर थे, रेड, ब्लू एंड वाइट, है ना। तो एक ट्राई कलर अडॉप्ट किया गया जिसने फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड्स को हटा दिया। ठीक, एस्टेट जनरल इलेक्टेड थी। पहले एस्टेट जनरल 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि ये इलेक्टेड नहीं होती थी। 1st, 2nd, 3rd एस्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे और वो इलेक्टेड नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन अब ये जो एस्टेट जनरल है ये एक इलेक्टेड बॉडी है और इसे रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टायर्स वर कमेमोरेटेड, है ना। हिम्स हम जानते हैं कि भाई नए टाइप के श्लोक्स लिखे जा रहे हैं,
लोग जो है ओथ्स ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि हम अपने देश के लिए क्या करेंगे। मार्टायर्स आर कमोमरेटेड, मतलब अपने जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। एंड ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग इन द नेम ऑफ नेशन। ठीक है ना, नेशन के नाम पर ये सब चीज़ें आज भी होती हैं। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं नए नए हिम्स यानी कि गीत या श्लोक हमारे देश के बारे में आते रहते हैं। हमारे यहाँ आज भी लोग शपथ लेते रहते हैं कि हम अपने देश के लिए क्या करेंगे, और आज भी हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, है ना। तो ये उस समय भी किया गया। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी एक जगह से पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश किया गया एंड यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन द टेरिटरी। पहले यूनिफॉर्म लॉ नहीं थे, अलग अलग सिटीजन्स के लिए अलग अलग लॉ थे। भाई जैसे राजा का दोस्त है, उसके लिए सेम क्राइम की सज़ा कुछ और है, पता चला सज़ा दी ही नहीं क्योंकि वो राजा का दोस्त है ना। लेकिन आज सबके लिए इक्वल लॉ हैं। तो ऐसे ही फ्रांस में भी ये इक्वल लॉ, यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, सबके लिए एक जैसे लॉ बनाए गए। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें की गई, अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, है ना। और क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई। अब ये कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जब कहीं से हम कोई सामान लेकर आते हैं तो उस पर जो ड्यूटी, उस पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी कहलाती है। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ विद इन फ्रांस जो कस्टम ड्यूटीज़ लग रही थी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में, वो हटा दी गई। भाई जब इंटरनल टैक्स हटा दोगे तो अब इनको लगने लगेगा कि हाँ यार ये तो एक ही टेरिटरी, हम सब एक ही हैं, तभी तो हमको ये इंटरनल टैक्सेस नहीं देने पड़ रहे हैं, है ना। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई, ड्यूज़ हटा दिए गए जो इंटरनल थे। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किया गया। वेट्स एंड मेजरमेंट भी अलग अलग होते थे। एक शहर में पता चला 1 kg मतलब 1000 ग्राम है, दूसरे शहर में पता चला 900 ग्राम है, तीसरे में 950 ग्राम है। तो वेट्स यूनिफॉर्म नहीं थे, मेजरमेंट्स भी यूनिफॉर्म नहीं थे। पता चला कहीं पर 1 मीटर मतलब 70 सेंटीमीटर है, कहीं 80 है, कहीं 90 है, कहीं 100 है। तो यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स नहीं हुआ करते थे पहले, लेकिन रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए ताकि सब लोगों को लगे कि हाँ भाई हमारे यहाँ सब कुछ एक जैसा है, हम सब एक हैं, हमारी आइडेंटिटी एक जैसी है, हम सब फ्रेंच सिटीजन्स हैं। ठीक है, और क्या किया गया, किसी भी देश के फॉर्मेशन में वहाँ की भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर क्या किया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर रहे हैं कि भैया और दूसरी भाषाएं मत बोलो, और फ्रेंच जो कि कहाँ बोली जाती थी, वहाँ की कैपिटल पेरिस में बोली जाती थी, इसको प्रमोट किया गया। ठीक है, ताकि लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हो। ठीक है, ये सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए रेवोल्यूशनरीज ने लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आने के लिए। लेकिन वो यही नहीं रुके, अब रेवोल्यूशनरीज कह रहे हैं फ्रांस के अलावा यूरोप में जो अदर कंट्रीज हैं जहां मोनार्कीज हैं, उनको भी इन मोनार्कीज से फ्रीडम दिलाना ये फ्रेंच नेशन की जिम्मेदारी है। तो रेवोल्यूशनरीज ने भी कुछ प्रोक्लेम किया। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डिड द रेवोल्यूशनरीज प्रोक्लेम्ड, क्या प्रोक्लेम किया उन्होंने, क्या डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द अदर पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म क्या होता है, क्रुएलिटी से रूल करने वाले जो रूलर्स होते हैं वो डेस्पोट कहलाते हैं। तो डेस्पोटिज्म एक ऐसा कह सकते हैं, क्रूअल मोनार्की कह सकते हैं यहाँ पर हम, कि इस क्रूअल मोनार्की जो यूरोप की अदर कंट्रीज में क्रूअल मोनार्कीज हैं उनसे फ्रीडम दिलाने की बात कर रहे हैं। कौन, रेवोल्यूशनरीज। लेकिन किस, ये ऐसे नहीं बोल रहा कि हम दिलाएंगे, ये क्या कह रहे हैं, फ्रांस जो एक नेशन बन चुका है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द अदर पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ठीक है, मतलब कि दूसरे यूरोप के जो लोग हैं उनकी भी हेल्प करना है कि वो भी नेशन बन सकें। ठीक है, अब जैसे ही ये खबर आसपास के अदर नेशंस में स्प्रेड हुई तो वहाँ पर भी लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, ज़रा देखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अदर कंट्रीज़ जो हैं और अदर सिटीज़ जो हैं यूरोप की, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, है ना। स्टूडेंट्स और जो अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाना चालू कर दिया। जैकोबिन क्लब हमने 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में।
जो लोअर क्लास के मेंबर्स होते थे या जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन है सोसाइटी का, उसके जो मेंबर होते थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर बनते थे। और ये एक पॉलिटिकल क्लब था जिसने जैकोबिन गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश करी आगे चल के, है ना। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं और मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं, इन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दी। कहाँ कहाँ पर ये सब हुआ, कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ दिए। यहाँ से आपको MCQ बनाया जा सकता है यदि टफ बनाना होगा तो, कि भाई ये जो जैकोबिन क्लब्स बन रहे हैं ये कहाँ कहाँ बन रहे हैं और ये फ्रेंच आर्मीज़ को कहाँ कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। देखो भाई, क्योंकि फ्रेंच आर्मीज़ ने, अब क्या हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ ने ये डिसाइड किया कि फ्रांस की ये जिम्मेदारी है कि अदर कंट्रीज़ को भी मोनार्की से आज़ादी दिलाएं, तो क्या हुआ, तो जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उन्होंने अदर कंट्रीज़ पर और सिटीज़ पर अटैक करना चालू किया, है ना। जैसे कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ठीक है। ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पर फ्रेंच आर्मीज़ ने अटैक किया और यहाँ पर ये जो जैकोबिन क्लब्स बना रहे थे ना, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स, इन जैकोबिन क्लब्स ने फ्रेंच आर्मीज़ की मदद करी। यानी हॉलैंड में जो जैकोबिन क्लब है वो फ्रेंच आर्मीज़ की मदद कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड में जो जैकोबिन क्लब है वो फ्रेंच आर्मीज़ की मदद कर रहा है, इटली में जो फ्रेंच जैकोबिन क्लब है वो फ्रेंच आर्मीज़ की मदद कर रहा है। तो ये जब अदर कंट्रीज़ में जो जैकोबिन क्लब्स हैं ये फ्रेंच आर्मीज़ की मदद करेंगे तो फ्रेंच आर्मीज़ के लिए जीतना तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये जो सारी वॉर्स चल रही हैं ना, ये कहलाती हैं रेवोल्यूशनरी वॉर्स, ठीक है। 1790s में फ्रांस ने अदर कंट्रीज़ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनको लिबरेट करा सके मोनार्की से। इन वॉर्स को रेवोल्यूशनरी वॉर्स कहा जाता है और इन्हीं का फ़ायदा आगे चल के किसको मिला, नेपोलियन बोनापार्ट को। ये रेवोल्यूशनरी वॉर 1790 से चालू हो गई थी और फिर फ्रांस में जब ये वॉर्स चल रही हैं, फ्रांस ये वॉर्स लड़ रहा है अदर कंट्रीज से, विद इन फ्रांस भी बहुत कुछ चल रहा था। विद इन फ्रांस हमने देखा कि नेशनल असेंबली में जो पहले रेवोल्यूशनरीज ने गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी थी वो ख़त्म हो गई, जैकोबिन क्लब की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। फिर जैकोबिन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो रूल ऑफ डायरेक्टरी चालू हो गया, है ना। तो जैकोबिन गवर्नमेंट, रूल ऑफ डायरेक्टरी, ये सब चल रहा है, साथ ही साथ ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स भी चल रही हैं। और इसके कारण क्या हुआ, जो नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक मिलिट्री कमांडर था, उसने अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया और ये जो डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी वो ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया फ्रांस से शुरू हुआ था, ये फ्रेंच आर्मीज जब दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक कर रही हैं तो उन दूसरी कंट्रीज़ में भी ये नेशनलिज्म का आइडिया अपने साथ लेकर चलती चली जा रही हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये न्यूज़ जो स्प्रेड हुई है और अदर कंट्रीज़ में भी नेशनलिज्म की फीलिंग पहुंची है, तो अदर कंट्रीज़ पर भी फ्रांस का रूल इस्टेब्लिश हो गया, फ्रेंच टेरिटरी बढ़ती चली जा रही है। और ऐसी कंडीशंस का फ़ायदा उठाया किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक। अब नेपोलियन ने क्या किया, यहाँ पर डेमोक्रेसी तो ख़त्म कर दी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए, ठीक है। फ्रांस में नेपोलियन ने क्या किया, रिफॉर्म्स। ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रांस के अलावा जिन जिन जगहों पर उसने अपना रूल एस्टैब्लिश किया उन सभी जगहों पर इसने क्या किया, इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। किस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। किस फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में। मतलब कि देश को चलाना इसने और आसान बनाया। अब ये क्या क्या चेंजेस थे जो नेपोलियन ने किए और इससे एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई। यहाँ बहुत सारे चेंजेस किए नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब वो चेंजेस क्या थे, ज़रा उन चेंजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए थे वो चेंजेस जो हैं आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारी जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़, उनमें आज भी उनको फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि क्या किया नेपोलियन ने, सिविल कोड ऑफ 1804, या इसे नेपोलियन कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, ये इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसमें क्या किया, तीन चीज़ें मेनली उसने करी। सबसे पहले जो प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, वो प्रिविलेजेस इनने अबॉलिश कर दिए, है ना। तो ही डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसका मतलब क्या है, सारे प्रिविलेजेस जो बर्थ के बेसिस पर लोगों को मिल रहे थे वो इसने ख़त्म कर दिए। दूसरी चीज़ क्या, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ,
ये भी इस्टेब्लिश करी इसने। मतलब सब लोग लॉ के सामने बराबर हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए कानून बराबर है। चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, सबके लिए कानून। ये सारी चीज़ें अभी भी हैं हमारी सोसाइटी में। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ जो उसने ख़त्म किए तो ख़त्म हो गए, अभी भी नहीं है। इक्वेलिटी इस्टेब्लिश करी लॉ के सामने सभी के लिए, ये आज भी है। हालांकि ये प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉ को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने पैसे के दम पे या अपने जो रिलेशंस होते हैं उनके लोगों से, उसके दम पे, है ना। तो बहुत बार ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, बट थ्योरेटिकली इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। इवन इंडिया में भी हम जानते हैं कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ है। इसीलिए कानून की आंखों पर पट्टी है कि वो ये नहीं देखती कानून की देवी कि भैया सामने अमीर है कि गरीब है, लिटरेट है कि इलिटरेट है, मैन है कि विमेन है, कि किस रिलीजन का व्यक्ति है, किस रीजन का व्यक्ति है, सबके लिए कानून बराबर है। एंड ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया। और ये कोड जो है सिर्फ फ्रांस में नहीं, जहां जहां उसने अपनी टेरिटरी इस्टेब्लिश कर ली, भाई देखो जहां जहां फ्रेंच आर्मीज अटैक कर रही हैं और वहाँ के रूलर्स को हरा दे रही हैं, वहाँ पर वो जो एरिया है वो फ्रांस का हो जा रहा है। और नेपोलियन क्या कर रहा है, इन सारी टेरिटरीज में अपने फैमिली मेम्बर्स को इस्टेब्लिश करता जा रहा है ताकि वो अपने हिसाब से रूल कर सके। ठीक है, तो ये जो कोड उसने बनाया था, दिस वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ठीक, जैसे कि कहाँ कहाँ पर, डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सभी जगहों पर। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर इसने और भी कई सारे रिफॉर्म्स किए। क्या रिफॉर्म्स किए? सबसे पहले उसने क्या किया, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या होता है भाई, कि एक यूनिट बनाना कि इस यूनिट को ये व्यक्ति एडमिनिस्टर करेगा या ये ऑफिसर्स एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे हमारे यहाँ है विलेज, फिर ब्लॉक, फिर ज़िला, फिर स्टेट और फिर नेशन। तो हर जगह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिवाइडेड है कि यहाँ पर किसका क्या काम है। लोकल लेवल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट लेवल अलग है, नेशनल लेवल अलग है। तो ऐसे इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाई कर दिया, एक चीज़। दूसरा, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था भाई, हम ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं। फ्यूड मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, और फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, बहुत पुराना सिस्टम था यूरोप का, जहाँ पर मोनार्क क्या करता था, सैलरी देने की जगह ज़मीन दे देता था अपने सैनिकों को या अपना जो इसका मिलिट्री कमांडर होता था उसको, और वो मिलिट्री कमांडर उसका लॉर्ड बन जाता था, वो फ्यूडल लॉर्ड होता था। ठीक है, और वो उस जगह से लोगों से टैक्स और रेंट वसूल करता था। तो ये फ्यूडल सिस्टम इसने अबॉलिश कर दिया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, एक तरीके का बॉन्डेड लेबर है ना, सर्फडम से लोगों को फ्री कर दिया। एंड मेनोरियल ड्यूज से भी फ्री कर दिया। रूरल एरियाज में नोबल्स जो टैक्स लेते थे वो मेनोरियल ड्यूज, उससे भी इनने फ्री कर दिया लोगों को। तो देखो बहुत सारी चीज़ों से फ्री कर दिया। और भी कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी अपन, देखते हैं नेपोलियन ने और क्या किया। टाउन्स में उसने क्या किया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। गिल्ड्स क्या होते हैं, पावरफुल ग्रुप। गिल्ड्स क्या होते हैं, पावरफुल ग्रुप्स, है ना। जैसे कि कुछ मर्चेंट्स ने अपना एक पावरफुल ग्रुप बना लिया, तो वो किसी नए मर्चेंट को नहीं आने देंगे, वो उनका जो ग्रुप है वही पूरा का पूरा ट्रेड करेगा, है ना। तो ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे पहले। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए टाउन्स में से। ठीक है, और क्या किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव किया। इन सब के कारण हम क्या देखते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, पीजेंट्स हैं, आर्टिजन्स हैं, जो वर्कर्स हैं, ये इनके लिए फ्रीडम है। पहले ये फ्रीडम नहीं था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, नए बिजनेस में ना ही नहीं पा रहे, लेकिन अब नए बिजनेस में ना आ सकते हैं, वर्कर्स आ सकते हैं, आर्टिजन्स, पीजेंट्स जो हैं इनको भी फ्रीडम मिल गया है। तो दे वर एंजॉइंग दिस न्यू फाउंड फ्रीडम। ठीक है, और भी चीज़ें करी उसने। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का जो सिस्टम था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी स्टार्ट किया, है ना। तो ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं गुड्स के, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे बिगिन टू रियलाइज, क्या रियलाइज करने लगे कि यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, ये यदि हुए और कॉमन नेशनल करेंसी यदि हो गई, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, वो सब डेवलप होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है,
क्यों बढ़ेगी भाई? ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो पाएगा, बिजनेस हो पाएगा, एक्सचेंज कर पाएंगे, इसलिए इनका इनकम बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए अब जब इतनी सारी चीज़ें नेपोलियन ने करी तो उसके कारण ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं इनको ये रियलाइज़ हुआ कि यूनिफॉर्म लॉ हो, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हों, एंड यदि कॉमन नेशनल करेंसी हो तो क्या होगा, किस चीज़ में फैसिलिटी मिल जाएगी इनको? मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, और इसके कारण क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं? उस पूरी टेरिटरी में जिस पर नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, अब नेपोलियन ने किया तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी करी, लेकिन नेपोलियन एक रूल के लिए सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं था। नेपोलियन एक रूल के लिए सबका जो रिएक्शन था वो अलग अलग था। ऐसा कह सकते हैं मिक्स्ड रिएक्शन था नेपोलियन एक रूल के लिए लोगों का, है ना। जैसे कि हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड की बात करें और कुछ अदर सिटीज़ जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान एंड वारसा, इन सभी जगहों पर यदि हम देखें तो जो फ्रेंच आर्मीज थी दे वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। उनको ये लग रहा था कि जो फ्रेंच आर्मीज हैं इन सभी जगहों के लोग कह रहे हैं कि ये हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी यानी कि आज़ादी दिलाने वाली हैं। तो यहाँ पर तो इमेज बड़ी अच्छी है इनकी, ठीक है, लेकिन सब जगह ऐसी इमेज नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसका भी रीज़न था। ये जो इनिशियल इंथुजियाज्म है ना लोगों का, इट सून टर्न इनटू हॉस्टैलिटी। क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं ये पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, या पॉलिटिकल फ्रीडम और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट साथ साथ नहीं चल रहे? तो कुछ चीज़ें ऐसी करी नेपोलियन ने जिसके कारण हम ऐसा कह सकते हैं। क्या किया उसने? टैक्सेशन बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड टैक्सेशन। अब भाई मान लो मेमोरियल ड्यूज से आपने फ्री कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छी बात है, मेमोरियल ड्यूज नहीं देना, टैक्स बचेगा, ठीक है, लेकिन आपने खुद ही टैक्स बढ़ा दिया। तो जो टैक्स पहले रूरल एरियाज़ में नोबल्स को मिल रहा था अब वो डायरेक्टली नेपोलियन के पास जाएगा। सेंसरशिप लगा दी, मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई चीज़ पब्लिश नहीं हो सकती, ना कोई बुक पब्लिश हो सकती है, ना कोई सॉन्ग पब्लिश हो सकता है, ना कोई प्ले पब्लिश हो सकता है या परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी चीज़ बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना राजा की परमिशन के या उसके ऑफिसर्स की परमिशन के बिना पब्लिश नहीं होगी। एंड तीसरी चीज़ जो बहुत ही परेशान करने वाली थी, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। नेपोलियन को अदर कंट्रीज पर अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए इन फ्रेंच आर्मीज में लोगों की जरूरत थी, और ये जबरदस्ती फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन मतलब जबरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करना। इन सारी चीजों के कारण हम देखते हैं कि जो भी उसने चेंजेस किए थे एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में वो सब फेल हो गए। ठीक है, तो ये था नेशनलिज्म का फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लियर कट एग्जाम्पल था ये। नेपोलियन ने जो कुछ किया उससे भी लोगों में कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ रही है, यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है, क्योंकि कॉमन आइडेंटिटी बन रही है लोगों में। भले ही कुछ कमियां थीं लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं था। अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे समय में और ये देखेंगे कि फ्रांस में नेशन बनना चालू कब हुए और कौन कौन से इवेंट्स के थ्रू नेशंस बनना स्टार्ट हुए। क्योंकि अभी तो हमने ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देखा, अभी हमको बहुत सारी जो अदर कंट्रीज़ हैं फ्रांस में वो कैसे नेशन बनी उसके बारे में अपन को पढ़ना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हमको इतना ही पढ़ना था, बस एक ये इमेज और अपन यहाँ देखते हैं। ये जो इमेज है ये कई बार आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है कि किसकी है, किसको रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ये नेपोलियन बोनापार्ट है, यहाँ पर इनको एक पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। किसकी तरह? एक पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। नेपोलियन जो है फाइनली तो बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था 1815 में, लेकिन उसके पहले बैटल ऑफ लैप्जिंग में भी ये हारा था 1813 में। ठीक है, और यहाँ पर ये नेपोलियन को जो जाते हुए दिख रहे हैं ना, इसके बैग में से आपको कुछ लेटर्स गिरते हुए नज़र आएंगे और हर एक में आप देखोगे कि किसी ना किसी एक टेरिटरी जो उसने लूज़ कर दी है उसका नाम दिख रहा है। तो यहाँ पर हमको बहुत सारी ऐसे टेरिटरीज़ के नाम दिखेंगे जो वो हारता चला जा रहा है ना। तो नेपोलियन की ये इमेज भी कई बार आपको, क्योंकि हम जानते हैं एमसीक्यूज़ में जो है ना
इमेजेस दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमको सिर्फ इतना ही देखना था कि भैया एग्जाम्पल एक ले लिया हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का कि कैसे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, लेकिन कौन कौन सी अदर कंट्रीज हैं जो नेशंस बनी और पहले क्या था, क्या चेंजेस आए जिसके कारण ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।